हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्गर बेस टू स्ट्रॉन्गर फ्यूचर। आइए आज हम कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। आज करेंगे क्या, सबसे पहले पेपर 2 जिसमें यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। ठीक है, देखो अकाउंटिंग हम लोग अलग करेंगे, ऑडिटिंग हम लोग अलग करेंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा यूनिट है आपका और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला यूनिट माना जाता है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी जो एग्जाम हुआ है 2020 में उसमें भी क्वेश्चंस बने हैं। इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें अकाउंटिंग के क्वेश्चंस बहुत सारे बने थे। ठीक है, तो इसमें मिक्स करके क्वेश्चंस आपके बहुत सारे बनते हैं। ये उतना ही इंपॉर्टेंट +1 के लिए है जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए है अभी एनटीए नेट के एग्जाम के लिए है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें आपका प्रॉपर बेसिक है, जो अकाउंट्स का बेसिक में +1 वाले ने अगर स्ट्रीम कॉमर्स चूज की है तो अब वो करने क्या जा रहा है, अकाउंट्स अगर वो सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो वो क्यों पढ़ना है उसे, है ना। इसमें करेंगे क्या, कैसे होगा, वो सब हम इसमें देखेंगे। आज सबसे पहला चैप्टर हम लोग अकाउंट्स का आज करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप रेगुलर क्विज की जो है वो करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यूट्यूब के उस पर एक बेल आइकन है, उसे भी दबाइए ताकि कोई भी न्यू वीडियो है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अकाउंटिंग, सबसे पहले मैंने आपको कल जब हमने करी थी अपनी बात किसकी, ING, जब हमने पढ़ा था ना कल टीचिंग, जब हमने पहले कल वीडियो देखी है तो उसमें ING या कम्युनिकेशन देखा था, हमने उसमें भी देखा था कि ING। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका ING लग जाए तो वो वर्ड या वो चीज़ एक प्रोसेस हो जाती है। बेसिक सी चीज़ है ये, अकाउंट्स के लिए या ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं कहूँगा, ये नॉर्मल सी बेसिक सी चीज़ है कि जब भी किसी वर्ड के पीछे ING लग जाए तो उसे एक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग भी एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। ये नहीं समझ में आएगा, ये समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, है ना। डेफिनेशन में आपको भी रिलेट कराऊंगा मैं बड़े अच्छे तरीके से, जहां से आपको चीज समझ में आ जाएगी है क्या। ये नॉर्मल डेफिनेशन है, मतलब नॉर्मल नहीं कहेंगे मगर सबसे बेस्ट डेफिनेशन है जो दी किसने है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं, इसको अब रिलेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो अकाउंट्स को भी पढ़ो। सबसे पहले ये एक क्रैक्स है, आप इसको याद कर लो, IMRCSAC, 3-4 बार बोलो अपने आप याद हो जाएगा। IMRCSAC, IMRCSAC। ठीक है, देखो आई बोले तो आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सा है। ठीक है, आप एक तो मार्केट गए और मार्केट जाने के बाद आपने क्या किया, अपने लिए एक पैंट और एक शर्ट खरीद ली। ठीक है, और एक आप मार्केट गए, आपने अपने ऑफिस के लिए एक टेबल और एक क्या है आपने चेयर खरीद ली, है ना। तो अब आप इन दोनों में से आपको पहले चूज करना पड़ेगा, पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी है। तो ये तो आपकी पर्सनल ट्रांजेक्शन हुई, ये आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगी ना, ये आप क्या हुई, पर्सनल ट्रांजेक्शन। ये कौन सा हुआ, ये आपका हुआ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो इसे ही आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी है। तो अभी अपन ने क्या करना है, सबसे पहले अपन ने आइडेंटिफाई करना है क्या, बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, अब उन बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को अपन ने देखना है कि वो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है वो मनी की फॉर्म में है भी या नहीं है, हम उसे मनी की फॉर्म में काउंट कर भी सकते हैं या नहीं। एम बोले तो मेजरिंग दी आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस, है ना। मेजरिंग दी आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन जो हमने आइडेंटिफाई करी हैं, ये वाली सॉरी ये तो पर्सनल थी ना, ये वाली बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो ये वाली जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, क्या हम इसे रुपीस की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, रुपीज में, डॉलर में, मतलब करेंसी की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ठीक है, मान लो आपने लिया एक गिलास पानी पिया, तो क्या आप उसको ये कह सकते हो कि ये इतने क्या नाम है रुपए का पानी है, कह सकते हो ना कि हाँ भाई हमने ये बोतल ली थी बिजनेस पर्पस के लिए, ये बोतल हमने अपने जो है क्लाइंट्स के लिए ली थी। तो उस बोतल का आप
जो है वो अमाउंट लिख सकते हैं, है ना, वो आप अमाउंट लिख सकते हैं। तो ये क्या, आपने मनी की ट्रांजेक्शन को वहाँ पे निकाल लिया। लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को मनी में फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस जो जिसको आप मनी की फॉर्म में नहीं ला सकते उसको आप इग्नोर करिए, और जो आप मनी की फॉर्म में ला सकते हैं उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद बात आती है मेन। अभी आपने क्या किया, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया किस चीज़ को, बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को। फिर आपने उन आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स को मेजर किया, क्या क्या ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो मनी की फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। अब उनकी नॉर्मल हम लोग क्या कहते हैं, जर्नल करते हैं। क्या करते हैं, जर्नल करते हैं। जर्नल एंट्रीज होती हैं जहां हम लिखते हैं कि ये सामान इससे लिया और इसको दिया, या इस अकाउंट में इसको डेबिट करा, इस अकाउंट में इसको क्रेडिट किया। तो डेबिट और क्रेडिट की बात चलती है। जब हम प्रॉपर प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे तब हम इसकी बात करेंगे। अभी हम थ्योरेटिकली लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे आप बाजार से वापस आने के बाद आपने जो भी खरीदारी करी, उसके बाद वापस आने के बाद आपने लिखा कि हाँ भाई सब्जी इतने रुपए की आई है, आपका राशन जो है वो इतने रुपए का आया है, आपका जो शूज़ हैं वो इतने रुपए का आए हैं, आप जो कपड़े हैं वो इतने रुपए के हैं। आपने नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स कर दी, नॉर्मल जर्नल एंट्रीज कर दी कि हाँ मेरा जो खर्चा हुआ है वो क्या हुआ है, बस जस्ट रिकॉर्ड करना उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग इन जर्नल। इसको क्या है, आई एम के बाद आर, ठीक है। अब उसके बाद सी बोले तो क्लासीफाइंग। अब उसको क्लासीफाई करना। क्लासीफाई मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर कोई बड़ी चीज है उसको छोटी छोटी पार्ट में सेम करेक्टरिस्टिक के बिहाफ पे उसे क्लासीफाई करना, अलग अलग कर देना, ठीक है। मान लो ये सारी एंट्री जो आपने यहाँ पे एंट्रीज करी थी, वहां पे ना कैश की एंट्रीज अलग थी, बैंक की एंट्रीज जो थी वो अलग थी, बिल्स रिसीवेबल की एंट्रीज अलग थी, और बिल्स पेबल की अलग जो एंट्रीज थी वो अलग थी, ठीक है। तो आपने ये सारी इंडिविजुअल की अलग अलग कर दी, सबका अलग अलग अकाउंट बना दिया। आपने क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। क्लासीफाई करने के बाद आपने क्या करा, इसको समराइज कर दिया। समराइज एस से रिलेट कर जाएगा, ठीक है। IMRCS, एस बोले तो समराइज, उन सभी चीजों को समराइज कर दिया। समराइज बोले तो सभी जगह को एक जगह पे, सभी एंट्रीज को एक जगह पे लाया, उसके बाद काम करना शुरू किया। फिर है एनालाइज और इंटरप्रेट। अब हमने उसे एनालाइज किया कि हमारा जो कितने परसेंट का खर्चा आया है, कितने परसेंट हमको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अगर हम इसमें इतना रेशियो रखते हैं तो कैसे कैसे होगा, वो हम उसके बाद करते हैं कि जब हम सब पूरा पर्टिकुलर निकाल लेंगे ना, जब अमाउंट निकाल लेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा खर्चा कितना था, उसके बाद हमारा जो हमने इन्वेस्टमेंट लगाई थी वो कितनी थी, हमारा प्रॉफिट कितना आया है, वो सब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। फिर जो भी हमारे पास आएगा कि हमारा प्रॉफिट आया है, लॉस आया है, वो हम क्या करेंगे, वो हम उसके बाद कम्युनिकेट कर देंगे अपने यूजर्स को, ठीक है। अब यूजर्स अपने दो तरह के होते हैं, अब ये आगे भी पढ़ेंगे, मैं यहाँ बता दूं आपको। दो तरह के यूजर्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो होते हैं अपने इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं अपने एक्सटर्नल यूजर्स। कौन से होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन के, बोले तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी है, और अंदर जो भी है मतलब कि अपने एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है, वो सारे क्या है, वो अपने इंटरनल यूजर्स हैं कि वो मोटिवेट होंगे अपने जो भी फाइनल बैलेंस शीट आई है उसको देख के, हाँ भाई हमने प्रॉफिट कमाया, हमने इतना प्रॉफिट कमाया, ठीक है। ये क्या है, ये आपके इंटरनल यूजर्स हैं। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होंगे, जो आपके क्लाइंट्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट हो गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, वो सारे क्या हैं आपके एक्सटर्नल यूजर्स। तो वो जो आपका एक बैलेंस शीट यहाँ से निकल के आई, इंटरप्रेट आपने किया था ना, एनालाइज किया था और इंटरप्रेट किया था, तो यहाँ से जो आपकी बैलेंस शीट निकल के आई उसको आपने क्या किया, इनको क्या है प्रोवाइड करा दिया, और इसके बिहाफ पे इन्होंने इसका फायदा उठाया, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार, एक सेकेंड ये लो, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से याद करना। आई बोले तो आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस, एम बोले तो मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस, आर बोले तो रिकॉर्डिंग इन जर्नल, सी बोले तो क्लासिफाइंग करना, एस फॉर समराइजिंग, ए फॉर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, सी फॉर कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। अब देखो, अब हमने ये सारा पढ़ा, अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी। अब डेफिनेशन के साथ इसको रिलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, मैंने आपको पहले बताया, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आपने क्या किया, रिकॉर्ड किया था। आई फॉर आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ठीक है। उसके बाद क्या किया था आपने, रिकॉर्ड किया था, एक सेकेंड ये रहा, ऐसे आएगा, ठीक है। आइडेंटिफाइंग तो आपने पहले कर ही लिया बिजनेस ट्रांजेक्शन को, उसके बाद फिर उसको मेजर किया उसमें, ठीक है। वो ये दोनों भी पॉइंट भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है।
ठीक है। तो पहले क्या आपने क्या किया, पहले किया आपने रिकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले तो आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन में देखा, वो भी आप डिस्कस करेंगे। आर्ट क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। फिर क्या है, फिर है क्लासिफाइंग। फिर क्या है, फिर होती है वो समराइजिंग, ठीक है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। सिग्निफिकेंट मैनर बोले तो ये आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन देखी थी, ठीक है। मेजरिंग इन दी आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन बोले तो मनी के साथ, अब अपने मनी के साथ इसको रिलेट कर दिया, ठीक है। ट्रांजेक्शन एंड द इवेंट्स, ये सारा का सारा किससे रिलेट हो गया, बिजनेस ट्रांजेक्शन से। इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर, फाइनेंशियल कैरेक्टर फिर से इससे रिलेट हो गया। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, इंटरप्रेट कर दिया और उसके बाद जो उसका रिजल्ट था वो किसको दे दिया आपने, अपने यूजर्स को, चाहे वो आपके इंटरनल यूजर्स हैं चाहे आपके वो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज है। अब इसको थोड़ा रिलेट करके पढ़ोगे तो अब जल्दी से याद हो जाएगा आपको। अब आगे करते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव्स। आपने अकाउंटिंग करनी क्यों है, करना क्या है, मतलब अकाउंटिंग करके हम लोग कर क्या लेंगे, क्या उखाड़ क्या लोगे आप, है ना, वो बात है। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग द कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं उनको सिस्टमैटिकली एक रिकॉर्ड में डाल सकते हैं। कैसे कि जनवरी 1 की एक रिकॉर्डिंग होगी, फिर जनवरी 5 की होगी, फिर जनवरी 10 की होगी, फिर फेब की होगी, फिर मार्च की होगी, फिर उसके बाद अप्रैल मई जून, इस तरह चलता जाएगा। लेकिन अब क्या ऐसा हो, ये तो अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई सीक्वेंस में है एक, ठीक है। मगर अगर यूं हो कि पहले मार्च की कर दी, फिर उसके बाद जनवरी की करी, फिर उसके बाद दिसंबर की कर दी, फिर सितंबर की कर दी, फिर यहाँ पे बीच में अटक के फिर अक्टूबर की कर दी, ये क्या, ये एक सिस्टमेटिक तो नहीं है ना। आपको जो है वो कैलकुलेशन करने में भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। आप जब फाइनल जो रिजल्ट निकालोगे, हमारा लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है पूरे साल में आपके बिजनेस करने के बाद, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसका जो अकाउंटिंग करने का जो मेन सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ये जो है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करता है किस चीज़ को, बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को। फिर बात आती है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल सी चीज, ये हम करते क्यों हैं, ताकि हम कैलकुलेट कर सकें अपने बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उसके बाद बात आती है थर्ड क्या, टू नो द एग्जैक्ट रीजन लैंडिंग टू नेट प्रॉफिट्स एंड नेट लॉस। भी हम अपने नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ उसके बिहाफ पे हम लोग क्या लैंड कर सकते हैं। लैंड बोले तो जो है वो गिरवी ले सकते हैं, या आप यूँ कहो कि किराए पे हम लोग सामान ले सकते हैं या पैसा ले सकते हैं किसी से उधारी, तो वो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये असर्टेन करता है फाइनेंशियल पोजीशन कि हमारे बिजनेस में पैसा होगा या नहीं होगा, इस पे ये बात रखता है। अपनी बात रखने का मतलब क्या है, अगर आपकी बैलेंस शीट में अच्छा खासा पैसा पड़ा है तो इसका मतलब आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, और आपको वो असर्टेन कर देगा कि हाँ आपके पास पैसा है, आप फाइनेंशियली बहुत मजबूत हैं, आप काम करते जाइए। लेकिन अगर बैलेंस शीट में पैसा नहीं है तो वो आपको पहले ही आगाह कर देगा कि हाँ आपकी बैलेंस शीट में पैसा ना होने का मतलब ये है कि आपके बिजनेस में भी पैसा नहीं है, तो आप उतना ही पैसा जो है वो खर्च करिए जितना रिक्वायरमेंट हो, कहीं पे बेफालतू में एडवर्टाइजिंग में खर्चा ना हो या कहीं और ज़्यादा खर्चा ना हो, आप कॉस्ट कटिंग को यहाँ पे इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे वो बात भी करता है। फिर बात आती है टू प्रिवेंट दी डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, ठीक है। जब आप सिस्टमेटिक आप रिकॉर्ड्स करोगे तो वहाँ पे जो एरर्स हैं आपके या फिर जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो विंडो ड्रेसिंग करते हैं, विंडो ड्रेसिंग का हम लोग अलग से पढ़ेंगे, वैसे मैं हल्का बता दूं। विंडो ड्रेसिंग होता है कि कुछ झोलमोल कर देना, कुछ घपला कर देना, कि कोई एंट्री किसी के साथ करके और उसको सेट ऑफ कर दिया कि हाँ भाई हमने इतना हमारा खर्चा हुआ था, लेकिन ये खर्चा इतना ना इतना हुआ है, भाई 100 रुपये का खर्चा ना होगा 500 रुपये का खर्चा हुआ है, वहाँ पे अपने झोलमोल कर दिया। तो उससे क्या हुआ, आपको इनकम टैक्स में छूट मिल गई, या फिर आपको जो है वो प्रॉफिट आपका ज़्यादा दिखाई दे गया। तो इससे क्या हुआ, इससे आप बच सकोगे। अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो इन चीज़ों से आप बच सकोगे, ठीक है। टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस पार्टीज एंड यूजर्स, मैंने बात करी कि इस तरह की जो बिजनेस का प्रॉफिट है या लॉस है, जो या फिर जो भी पूरी इंफॉर्मेशन है बिजनेस के रिगार्डिंग, वो सारी की सारी किस चीज़ के किसके यूज में होती है, पार्टीज के या फिर जो अदर यूजर्स हैं, चाहे आपके वो इंटरनल यूजर्स हैं चाहे आपके फिर वो एक्सटर्नल यूजर्स हैं। अब बात करते हैं यूजर्स के साथ ही, जब हमने पहले बात करी कि इंटरनल और एक्सटर्नल वो कौन कौन से हैं, तो देखें सबसे पहले इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं, एक तो ओनर्स, मालिक, ठीक है, मालिक कह लो, या फिर शेयर होल्डर्स जो है वो, ठीक है।
क्यों शेयर होल्डर्स भी होते हैं कि शेयर्स लगाते हैं, उनका पैसा उस कंपनी में लगा होता है, तो इस तरह से होता है बहुत कुछ, ठीक है। जस्ट बेसिक है तो हमने पढ़ना है कि है क्या क्या चीज़ें, हर एक टर्म को हम अच्छे से समझेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आज भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, बेसिक में ही कंफ्यूजन है। तो जब बेसिक ही नहीं अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर आगे बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो अब ओनर्स कौन है, ओनर जो मालिक है उनके लिए कि हाँ अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उस पैसे को क्या आप अपने शेयर होल्डर्स को दे दोगे या कहाँ इन्वेस्ट करोगे जहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न मिले। भाई आपने लाख रुपए आपके पास पड़ा है एक्स्ट्रा, आपने उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया कि आपको 6 महीने बाद 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो वो उनके लिए बेनिफिट होता है। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो फिर उसके ओनर सोचेंगे कि हम पैसा कहाँ से उठा के लाएं, कहाँ से रेज करें, या फिर जो हमारे पास हम क्या घर से लगाएं या कहाँ से लगाएं पैसा, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। वैसे ही मैनेजमेंट के लिए बेनिफिशियल क्यों होता है, मैनेजमेंट में आपके एम्प्लॉयज आ जाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिशियल ये होता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो उनको क्या है अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन लॉस होगा तो सैलरी नहीं मिलेगी। प्रॉफिट होगा तो वो मोटिवेट बहुत ज़्यादा होंगे, अगर वो सैलरी नहीं मिलेगी अच्छे से या प्रॉफिट अच्छा नहीं हो रहा तो वो पहले ही डिमोटिवेट हो जाएंगे, हमने इतना काम किया हमारी वजह से ये हो गया, भाई अपने आप को ही कोसते रहेंगे, तो वो उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद आता है एक्सटर्नल यूजर्स। अब देखिए एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन से आते हैं, सबसे बड़ी चीज आती है आपको कौन, गवर्नमेंट कैसे आती है, गवर्नमेंट ना जब टैक्स लेती है या फिर उसको कोई ना कोई नई चीजें बनानी होती है, कुछ नई पॉलिसीज बनानी होती है, तो वहां पे उसके लिए काम आती है, ठीक है। आपके इन्वेस्टर्स आगे कि आपकी कंपनी में कोई पैसा लगाए या ना लगाए, आपके क्रेडिटर्स के लिए काम है, आपके लैंडर्स के लिए काम है, ठीक है। मतलब कि जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जितने भी बाहर हैं, जितने भी बाहर के पर्सन हैं और आपकी कंपनी से रिलेट करते हैं, वो कौन है, आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं, ठीक है। चलिए अब न्यू टॉपिक एक छोटा सा है, थोड़ा सा रहेगा, उसके बाद हम खत्म करेंगे, ठीक है। बुक कीपिंग, देखो ये 3 टर्म्स ना बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग। एक बार समझ में आ गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो बार बार ये कंफ्यूज करती रहेगी आपको, ठीक है। इजी में समझेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक चीज पढ़ी थी सबसे पहले, IMRCSAC, है ना, उसी को हम लोग लेके चलने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन ए सेट ऑफ बुक्स। सिंपल है, बुक कीपिंग क्या है कि एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है, कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, उनको आप रिकॉर्ड करते हो किसमें, बुक्स में। सिंपल चीज, सिर्फ रिकॉर्डिंग करना ही आपको बुक कीपिंग कहलाता है। क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग करना बुक कीपिंग कहलाता है, रिकॉर्डिंग करना और क्लासिफाइंग करना। अब देखिए हमने पढ़ा था क्या, IMRCSAC, ठीक है, इसको मैं रब कर दूं। देखिए जो IMRC है, सॉरी ये IMRC, ठीक है, ये अलग, और उसके बाद हम ये टोटल पूरा अलग लेके चलेंगे। अब देखिए आइडेंटिफाइंग तो आपको सिंपल सी चीजें, आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाइंग तो करना ही करना है आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन को, और उसको मनी में आ रही है वो या नहीं आ रही वो देखनी है। जो मनी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको आप रिकॉर्ड करिए, नहीं तो मत करिए, इग्नोर करिए। अब बात आती है रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना। अब जब इन 2 चीज को लेके चलते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन ए सेट ऑफ बुक्स, ठीक है। अब अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। बुक कीपिंग कहाँ एंड हो रही है, IMRC पे एंड हो रही है, तो S से जो है वो अकाउंटिंग आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। बुक कीपिंग जहां खत्म हो रही है, मतलब क्लासिफाइंग पे अगर खत्म हो रही है तो क्लासिफाइंग के नेक्स्ट स्टेप से क्या होगी, अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। इट इंक्लूड समराइजिंग, ठीक है। क्लासिफाइंग के बाद क्या आता है, समराइजिंग आता है, एनालाइजिंग आता है, इंटरप्रेटिंग आता है, उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं हम लोग किसको, अपने इंटरेस्टेड पार्टीज को कह लो या फिर आप यूजर्स को कह लो। यूजर्स में कौन कौन है, आपके इंटरनल यूजर्स हैं और एक्सटर्नल यूजर्स हैं। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग क्या है, वो भी एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम लोग बात करते हैं समराइजिंग की, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग की एंड कम्युनिकेटिंग टू द इंफॉर्मेशन टू द अपने यूजर्स को, ठीक है। तो हमने बात करी थी क्या, IMRC, ये तो हुआ अपना क्या, बुक कीपिंग, और उसके बाद जो ये हुआ SAC, ये क्या हुआ, ये हुआ आपका
अकाउंटिंग। अब ये जो पूरे को, आप जब पूरे की बात करेंगे प्रैक्टिकल वर्जन में, जब आप पूरे की बात करेंगे प्रैक्टिकल वर्जन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी। क्या कहेंगे, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी, एंटायर बॉडी मतलब कि IMRCSAC, जब हम इस पूरे प्रोसेस को इंक्लूड करके, एक कंबाइन करके चलेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, अकाउंटेंसी। एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है क्या, बुक कीपिंग, फिर अकाउंटिंग, फिर क्या है, अकाउंटेंसी। ठीक है, इसमें सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे, इसमें हम उसको एनालाइज करेंगे, समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, और जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं या जो आपके यूजर्स हैं उनको हम लोग अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो दे देंगे। और अकाउंटेंसी क्या है, जब हम प्रैक्टिकल वर्जन की यहाँ पे बात करते हैं। तो अब अकाउंटिंग के कुछ ब्रांचेस भी हैं, अकाउंटिंग की कुछ ब्रांचेस भी हैं, उनकी ब्रांचेस के बारे में एक एक दो लाइन में हल्का सा समझ लेंगे। होता क्या है, इनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, इंडिविजुअल सब्जेक्ट हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, जब हम कॉस्ट से रिलेटेड कोई भी अकाउंटिंग करें, अकाउंटिंग क्या होती है कि जब हम इंटरप्रेट करते हैं, है ना, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। अब अकाउंटिंग आपने समझ ली, जब हम कॉस्ट की अकाउंटिंग करते हैं, कॉस्ट मतलब आपने कोई पेन बनाया, वो पेन बन रहा है आपका 5 रुपए का, लेकिन आप सोच रहे हैं कि 5 के बजाय अगर 4 रुपए बन जाए तो हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि कस्टमर जो है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस पेन को खरीदेंगे, है ना। तो अब आपने क्या किया, थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करी। जब अब आप कॉस्ट की अकाउंटिंग कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं कि हम 5 के बजाय 4 का बनाने की कोशिश करेंगे, तो अब आप क्या कर रहे हैं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं कि कॉस्ट को कैसे अच्छे से मैनेज किया जाए, इसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी यही है कि आप फाइनेंस, अब ये कॉस्ट अलग चीज है, फाइनेंस अलग चीज है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कॉस्ट तो जो आपकी कॉस्ट है, पर्टिकुलर जो खर्चा है, ठीक है। फाइनेंस क्या है, फाइनेंस पैसा, आपकी कंपनी में पैसा कितना है, उस पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से लाना है, कहाँ पे देना है, कैसे खर्च करना है, वो सब कुछ वो फाइनेंस है। उस फाइनेंस की अकाउंटिंग करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। इसके बाद बात आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट, आपके जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं उनकी भी अकाउंटिंग होती है, ठीक है। उनकी अकाउंटिंग कैसी होती है कि एक इंडिविजुअल पर्सन की जो है वो वैल्यू निकाली जाती है कि उसकी वैल्यू आज के टाइम पे क्या है ना, या उसकी वैल्यू 10 साल बाद क्या होगी, कि उसकी वैल्यू अगर आज के टाइम पे 15,000 रुपये है, मतलब 15,000 उसकी सैलरी है आज के टाइम पे, उसकी वैल्यू क्या है 15,000, उसकी स्किल की वैल्यू क्या है 15,000 रुपये, तो क्या 10 साल बाद इसकी 50,000 होगी या 15 पे ही रहेगा, वो अकाउंटिंग करना क्या कहलाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये अकाउंटिंग है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी जब अपने आसपास की सोसाइटी के बारे में काम करे, के लिए काम करे या के बारे में काम करे, के बारे में सोचे, सोसाइटी के बारे में सोचे, तो वो क्या कहलाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। लाइक कोई कंपनी है, वो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला रही है, ठीक है, तो उससे जो है वो आसपास की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, तो वो कंप्लेंट, सोसाइटी क्या है कंप्लेंट भी करेगी, उस कंपनी का प्रोडक्ट को है वो बाइकआउट भी करना चाहेगी, तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर वो पोल्यूशन तो फैला रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो क्या है, वो काम भी कर रहे हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि जो है वो एनवायरनमेंट क्लीन रहे, या पॉलीथीन्स की बजाय वो जूट के बैग्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर वो सोसाइटी में जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये क्या है, वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा क्या है, वो उनके उससे पॉजिटिव काम कर रहे हैं। वो जो धुआं फैला रहे हैं, जो पोल्यूशन फैला रहे हैं, उससे अच्छा वो काम कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, तो वो क्या है, वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ऐसी होती है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग भी इसी तरह से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे बिजनेस की वजह से कोई भी एनवायरमेंट में गलत इंपैक्ट ना पड़े, इस चीज़ को हम कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी इसी तरह होती है कि ह्यूमन रिसोर्स, जैसे मैंने बताया आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो मैनेजमेंट की हम अकाउंटिंग करते हैं, वैसे ह्यूमन रिसोर्स, अब यहाँ पर्टिकुलर ह्यूमन की अकाउंटिंग करते हैं कि ह्यूमन की वैल्यू क्या है आज के टाइम पे। तो ये क्या है, ये ब्रांचेस हैं, ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, इनके बारे में अभी इतना डिटेल में ना करेंगे, हम आगे इंडिविजुअल की जब लेक्चर्स चलेंगे तब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, अभी आप इतना करिए, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक क्या है, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग
जो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे वही लगभग लगभग यही है ना। अब एक सेम हो जाएगा फिर कहोगे बिल्कुल सेम है, तो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल हेल्पफुल है, क्यों? क्योंकि उससे पता लगेगा प्रॉफिट है या लॉस है। ये क्या प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड कराता है आपको कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में हम करते थे, पहला पॉइंट हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव का, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता लगती है। फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या है वो हमें पता लगती है, ठीक है। हम असेसमेंट कर सकते हैं उसका टैक्स लायबिलिटी की, हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी, हमें टैक्स कितना पे करना है वो हम अपने आप असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनर्स जब होते हैं तो उनके अकाउंट्स अलग से बनते हैं। अभी हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप्स पढ़ेंगे, अकाउंट्स जो है कंपनी पढ़ेंगे तो उसमें हम अलग से पढ़ेंगे, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होता है। फिर हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, ऑब्जेक्टिव में हमने सेम पढ़ा था कि एरर्स को और फ्रॉड्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एविडेंस इन लीगल मैटर्स, कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमारे पास उन अकाउंट्स के जरिए क्या है, लीगल मैटर्स हमारे पास पड़ा होता है जिसके बिहाफ पे हम अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं कि क्या जो हमने बात कही है वो क्या है, सही है, ठीक है। और ये हेल्प करता है किसी चीज में लोन लेने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। फिर क्या है, लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन इसके बिल्कुल अपोजिट है। लिमिटेशन की बात क्या करते हैं, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कई बार, ठीक है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे, जैसे आपको ये प्रोवाइड करा देगा कि आपके जो खर्चे हुए हैं जी वो कौन से हैं। अब खर्चे जो आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ उसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो मनी में नहीं कन्वर्ट कर सकते वो खर्चे ये काउंट नहीं करेगा, तो ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। ओमिशन ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये कई बार ओमिशन मतलब होता है भूल जाना, तो ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को क्या है, भूल जाता है, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग के इसमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। विंडो ड्रेसिंग मैंने आपको बताया कि घपला कर देते हैं, झोल मोल कर देते हैं। पर्सनल जजमेंट मतलब जब पर्सन होता है वो पर्सनल जजमेंट कर दे अपनी कि हाँ भाई चलो यार छोड़ो, 500 के बजाय 400 का खर्चा लिख दो, या क्या कर रहे हैं 600 का खर्चा लिख दो, कोई बात नहीं। तो जब वो कोई बात नहीं होती है वो आगे जाके प्रॉब्लम आती है। तो अकाउंटिंग के ये एग्जैक्ट भी नहीं है, ये एग्जैक्ट चीज़ एग्जैक्ट हमें जो है वो प्रॉब्लम नहीं बता पाता, ये एग्जैक्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो नहीं बता पाता, ठीक है। अब उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, नॉर्मल चीज़ें थोड़ी सी, अब ये लास्ट 5 पॉइंट है, इस वक्त खत्म करते हैं, ठीक है। रिलायबिलिटी बोले तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है आपका भरोसा। हम कहते हैं ना वो पर्सन बहुत रिलायबल है या वो चीज़ बहुत ज़्यादा रिलायबल है। रिलायबल मतलब भरोसा, कि आप जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल हो, उसके फैक्ट्स जो हैं या जो फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन है वो वेरीफाइबल हो। मतलब कि आप अकाउंटिंग करने के बाद उस चीज़ पे भरोसा कर सकते हैं, अकाउंटिंग ये चीज़ होती है। उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अकाउंटिंग बढ़िया चीज़ है, वो रिलायबल है, किसी भी कंपनी की प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या उसका फाइनेंशियल पोजीशन वो क्या है बताता है, ठीक है। फिर क्या है रेलेवेंस। अब रेलेवेंस क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रखता है, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे इसकी कोई भी जगह नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वही यहाँ पे वो रखता है। उसके बाद बात आती है अंडरस्टैंडेबिलिटी। इसे अंडरस्टैंड कर पाना जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। कुछ जो है वो सेक्शंस आते हैं जब कुछ बहुत बड़ी बातें आते हैं तो वो प्रॉब्लम है। ये बेसिक चीज़ है, या जो आप अकाउंटिंग करें या आप जब बैलेंस शीट तक निकालना बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ईजी है। कंपेटिबिलिटी क्या है, कंपेयर कर सकते हो आप अपनी फर्म के साथ। अब इसमें ना दो आते हैं, एक आता है इंट्रा, जब आप बात करते हो इंट्रा की, ठीक है, इंट्रा की, और जब आप एक बात करोगे इंटर की। इंट्रा होता है अपने ही फर्म, मतलब ये एक इंडस्ट्री है, इसमें 2 फर्म्स हैं, तो ये अपनी इंडस्ट्री में अपने ही अलग अलग फर्म्स के साथ क्या है कंपेयर कर सके। और एक इंडस्ट्री जब दूसरी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करे, अब इसमें चाहे 10 फर्म हो, ठीक है, इसमें चाहे 10 फर्म हो, तो ये एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के साथ जब कंपेयर करती है तो उसे हम कहते हैं इंटर। और जब अपनी इंडस्ट्री एक आपस में ही जब कंपेयर करें तो वो क्या करते हैं इंट्रा। तो क्या है कंपेटेबिलिटी, मतलब कि कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ईजी है। और फेथफुल प्रेजेंटेशन हम क्या है प्रेजेंट कर सकते हैं फेथफुली कि हाँ भी हमारी जो चीज़ निकल के आई है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या किया,
पहले हमने क्या किया, अकाउंटिंग का देखा भी, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, उसको याद कैसे कर सकते हैं, IMRC SSC से। फिर हमने ऑब्जेक्टिव देखे, उसके यूजर्स देखे, इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर सबसे पहले क्या आता है आपका बुक कीपिंग, फिर अकाउंटिंग आता है, फिर अकाउंटेंसी आता है। ब्रांचेस हमने थोड़ी सी देखी, एडवांटेजेस और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे वो सेम है, लिमिटेशन उसके अपोजिट, और क्वालिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपके ये 5 है, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेटेबिलिटी एंड फेथफुल प्रेजेंटेशन। इतनी सी चीज़ें आपका जो बेसिक है यहीं से आपका कवर हो जाएगा, थोड़ा सा बैठ के बुक में सब अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, और टेलीग्राम चैनल को जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप जो रेगुलर क्विज अभी जो आप पढ़ रहे हैं इसकी रिवीजन भी तो जरूरी है ना। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, तो इसलिए वहाँ पे आप क्विज भी लगा लगा के आप अपनी जो है रिवीजन वो अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच। आपने क्या किया, सबसे पहले आर्ट क्या है, किस चीज़ की आर्ट है, सॉरी